हेलो फ्रेंड्स, तो हम अपन एनाटॉमी के हमने लेक्चर किए थे 6 लेक्चर। तो यहाँ तक एमसीक्यू नंबर 90 तक हमने किए थे। अब 91 से पढ़ेंगे अपर लिम्ब एनाटॉमी के AA नोट्स से। ठीक है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम काजेज। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या काज करेगा? लॉस ऑफ सेंसेशन इन ऑन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ हैंड। लेटरल मीन्स ये इंडेक्स और ये हमारे पास थंब और ये मिडल फिंगर और ये लिटिल फिंगर का ये मीडियल वाला हाफ। ठीक है, ये सारा एरिया इसको कौन सप्लाई करता है? ये इसके सेंसेशन को मीडियन नर्व सप्लाई करता है। और मीडियन नर्व हमारे पास क्या है? कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियल नर्व हमारे पास कंप्रेस हो रहा होता है। ठीक है, तो लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ हैंड पे होंगे। और जो मीडियल साइड है ना, ये लिटिल फिंगर है और ये रिंग फिंगर का मीडियल हाफ है और ये पाम का ये सारा इसको कौन सप्लाई करता है? इसको अल्नर नर्व। अगर ये वाले सेंसेशन लॉस होंगे तो अल्नर नर्व डैमेज है। ठीक है, स्मॉल मसल ऑफ हैंड एंड मीडियल पामर सरफेस। ये देखिए अभी आ गया, मीडियल पामर सरफेस ऑफ हैंड अफेक्टेड है। तो लेटरल पार्ट ऑफ थिनारिस और लेटरल पार्ट, ये वाले लेटरल पार्ट है। ठीक है, थंब है, इंडेक्स फिंगर, ये लेटरल पार्ट के रेस्पेयर हुआ है, लेकिन ये मीडियल साइड हमारे पास क्या है? ये वो है डैमेज है, अफेक्टेड है। तो ये क्या है? अल्नर नर्व डैमेज है। ठीक है, तो at medial side of the half hand is affected, lateral side is not affected. The most likely nerve damage is ulnar nerve. Median nerve is damaged, which as the following function of thumb will be lost. अपोजिशन करवा रहा था। ठीक है, क्योंकि अपोनेंट पोलिसिस लॉन्गस, अपोनेंट मीन्स अपोजिशन करवाने वाला, पोलिसिस मीन्स क्या है? थंब है। इज स्मॉल मसल ऑफ हैंड है। ठीक है, हैंड का नहीं है बल्कि थंब का आप कहते हैं। दैट एक्ट्स इन, जो कि एक्ट्स करता है, दैट्स एक्ट इन अपोजिशन ऑफ थंब, जो कि अपोजिशन ऑफ थंब में हेल्प करता है। अपोजिशन ऑफ थंब का ये मतलब थंब को बाकी फिंगर से मिलाना। फॉर एग्जांपल ये थंब है, थंब को इंडेक्स फिंगर से इस तरह इस तरह इस तरह, इसको कहते हैं अपोजिशन। तो ये अपोजिशन हमारे पास नहीं होगा। और सुपाइनेटर मसल डैमेज हो जाए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज अल्टरनेट मसल ऑफ सुपाइनेशन। सुपाइनेशन के लिए हमारे पास अल्टरनेट मसल, सुपाइनेटर मसल डैमेज हो गया तो अल्टरनेट मसल कौन है? बाइसेप है, वो भी सुपाइनेशन में हेल्प करता है। सुपाइनेशन में भी हेल्प करता है और फ्लेक्शन ऑफ एल्बो में भी हेल्प कर रहा होता है। तो सुपाइनेटर ऑफ 4 आर्म कौन से हैं? बाइसेप ब्रेकाई है, मेनली यही है। दूसरा क्या है? सुपाइनेटर है। अच्छा, फिर है अ पेशेंट क्लाइम्ड अ पीक विद हैवी बैग ऑन हिज शोल्डर है। किसी पीक के ऊपर पेशेंट चढ़ा है और शोल्डर के ऊपर बैग है। आफ्टर दैट ही डेवलप्ड लॉस ऑफ एबडक्शन ऑफ आर्म। अब आर्म की एबडक्शन नहीं हो रही, विद लॉस ऑफ फ्लेक्शन एट एल्बो, और एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन भी नहीं हो रही, एंड लॉस ऑफ एक्सटेंशन, और रिस्ट के ऊपर क्या नहीं हो रही? एक्सटेंशन नहीं हो रही। तो ये अपर पार्ट से है। ठीक है, मोस्ट लाइकली डैमेज अकर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग है। तो ये अपर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस हमारे पास डैमेज हुआ है। अपर पार्ट इसको हम कहते हैं आर्ब्स पार्ट से। ठीक है, दिस इज केस ऑफ आर्ब्स पार्ट से। या वेटस टिप रिजल्टेड फ्रॉम ट्रैक्शन और टीयर ऑफ अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस किससे बना था? C5 C6। तो अपर ट्रंक जब डैमेज होता है तो उसकी वजह से हमारे पास ये, क्योंकि अपर ट्रंक से हमारे पास बहुत सारे नर्व निकल रहे थे, तो वो सारे नर्व समझें अपना फंक्शन छोड़ देंगे। तो रिजल्टेड इन लॉस ऑफ एबडक्शन। एक तो एबडक्शन नहीं होगी क्योंकि हमारे पास एक्सिलरी नर्व इसी अपर ट्रंक से निकल रहा था। लेटरल रोटेशन भी नहीं होगा, फ्लेक्शन नहीं होगा, और सुपेनेशन ऑफ 4 आर्म नहीं हो सकेगा क्योंकि बाइसेप भी यहीं से ओरिजिनेट हो रहा था उसके लिए नर्व। तो फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग रेडियल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस विल, और अगर लोअर ट्रंक को डैमेज हो तो उसको हम कह रहे थे क्लम्पक्स पार्सी। ठीक है, फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग रेडियल ग्रूव, रेडियल ग्रूव में होता है रेडियल नर्व। ठीक है, तो उसकी अगर रेडियल ग्रूव की अगर फ्रैक्चर हो रही है या शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस की फ्रैक्चर हो रही है तो फिर क्या होगा? लॉस ऑफ सेंसेशन एट द डॉर्सम ऑफ द रूट ऑफ द थंब। अब ये थंब है ना, थंब का ये जो रूट है यहाँ पे थोड़ा सा आगे इधर, इस थंब के रूट को हमारे पास कौन, इस यहाँ पर सेंसेशन कौन सप्लाई कर रहा था? रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व हमारे पास लास्ट सेंसेशन एट द डॉर्सम ऑफ रूट ऑफ थंब है वो। तो रेडियल ग्रूव के अंदर रेडियल नर्व आ रहा है ना, तो रेडियल नर्व डैमेज होता है ना। रेडियल ग्रूव का फ्रैक्चर हो या शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो तो रेडियल नर्व डैमेज होता है। उसकी वजह से डार्सम ऑफ द डार्सल साइड ऑफ द थंब है, इंडेक्स फिंगर है, इनके सेंसेशन को कौन सप्लाई कर रहा है? रेडियल नर्व। और पामर सरफेस ऑफ द थंब या इंडेक्स फिंगर को मीडियन नर्व सप्लाई कर रहा है। द नर्व रनिंग इन द स्पायरल या रेडियल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस के बैक साइड पे जो एक ग्रूव होता है जिसको हम स्पायरल या रेडियल ग्रूव कहते हैं, उसको उसके अंदर रेडियल नर्व जा रहा होता है। इफ़ दैट्स डैमेज, अगर वो डैमेज हो जाए, एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स नहीं होंगे। ठीक है, फिंगर्स हमारे पास ऐसे फ्लैक्स हुए बड़े होंगे जिसको हम कह रहे थे रिस्ट ड्रॉप, ये आपने देखा होगा। और आर्म विल बी लास्ट है। ठीक है, अलॉन्ग विद लॉस ऑफ सेंसेशन भी होंगे, डॉर्सम ऑफ आर्म एंड हैंड। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी।
लिम्फ एडिमा होगा, क्योंकि मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी में क्या है, लिम्फ नोड्स को भी आप रिमूव कर रहे हैं तो लिम्फेटिक और लिम्फ फ्लो नहीं हो पाएगा, लिम्फ अकोमुलेट होगा, उसकी वजह से लिम्फ एडिमा होगा। पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ एल्बो, अच्छा मोस्ट कॉमन जो, अच्छा ये एल्बो की बात कर रहा है। ह्यूमरस की अगर बात करें, ह्यूमरस मोस्ट कॉमनली क्या करता है, वो एंटीरियरली हमारे पास डिसलोकेशन उसकी होती है। और पोस्टीरियर डिसलोकेशन अब हो रही है एल्बो की, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट इज डैमेज, तो हमारे पास कौन सा लिगामेंट इनमें से डैमेज हो रहा है, तो वो है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है, जो कि मीडियल साइड पे हमारे पास एल्बो जॉइंट के ऊपर होता है। तो वो जब डैमेज होगा तो क्या होगा, पोस्टीरियर डिसलोकेशन होगी एल्बो की। एक्सिलरी नर्व सप्लाई करता है विच ऑफ द फॉलोइंग को, डेल्टाइड मसल को, और एबडक्शन में ये हेल्प करता है, ठीक है। एबडक्शन अप टू 15 डिग्री तक एबडक्शन कौन कराता, वो सुप्रास्पाइनेटस वगैरह, और 15 से 90 तक एबडक्शन करवाता है डेल्टाइड, और एबव द 90 या एबव द शोल्डर, ठीक है, या एबव द हेड वो कौन करवाता है, वो हमारे पास प्रेसराटस इंटीरियर और ट्रेपेजियस वगैरह करा रहे थे, ठीक है। आप एक्सिलरी नर्व सप्लाई कर रहे हैं आर्टिकुलर ब्रांचेज है shoulder joint को anterior terminal branch supplies the deltoid muscle and the skin that covers its lower half. Posterior terminal branch will supply steadies minor and deltoid muscle and then becomes lateral cutaneous nerve of arm. तो path from axillary lymph flow from breast has which two parts, तो path कौन सा होता है lymph flow का, कौन सा anterior to posterior part होता है, ठीक है। which one related to पोस्टीरियर कार्ड, पोस्टीरियर कार्ड से कौन सा नर्व निकल रहा है, तो वो है रेडियल नर्व, वो पोस्टीरियर कार्ड से निकलता है। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। ब्रेकियल प्लेक्सिस के पहले रूट थे 5 है ना, C5 से लेकर T1 तक, वो मिल के आपस में क्या बना रहे थे, वो बना रहे थे ट्रंक्स, ठीक है, 3 ट्रंक बना रहे थे। फिर ट्रंक हमारे पास आगे बना रहे थे डिविजन्स तो फिर हमारे पास डिवीजन होते हैं 6 डिवीजन होते हैं, वो मिल के फिर 3 कार्ड बनाते हैं, कार्ड से फिर मज़ीद अपने ब्रांचेज निकलते हैं। तो ये पोस्टीरियर कार्ड से निकल रहा है रेडियल नर्व। और मीडियन नर्व की अगर बात की जाए तो वो 2 कार्ड से निकल रहा होता है, इस वजह से उसकी जो रूट वैल्यू होती है C5 से लेकर T1 तक होता है, ठीक है। अब एक्स3 सर्वाइकल रिब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा रिब होता है जो कि क्रेविकल और उसके दरमियान, इस सर्वाइकल रिब के दरमियान जो फिर ब्रेकियल प्लेक्सिस वगैरह पास हो रहे होते हैं वो फिर प्रेस होते हैं, ठीक है, वो ब्रेकियल प्लेक्सिस के नर्व्स प्रेस होते हैं, ठीक है। तो एक्सेसरी सर्वाइकल ये किसी किसी पेशेंट में होता है कॉन्जेनिटली, ये एक एक्स्ट्रा रिब है, समझें, ठीक है, हर एक में नहीं होता। तो एक्सेसरी सर्वाइकल रिब इज काजिंग नम्बनेस एंड पेन, वो पेन काज कर रहा है, नम्बनेस काज कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो प्रेस कर रहा है किसको, नर्व्स को ना। तो ये हमारे पास हैंड के अंदर ऑफ अ पेशेंट विच पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इज एसोसिएटेड विद T1, तो T1 वाला जो वैल्यू है वो T1 नर्व को ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, प्रेस कर रहा है सर्वाइकल रिब, उसकी वजह से क्या नमनेस हो रही है हेड में। अब देखें हैंड में, अब देखें T1 जो है वो वैल्यू है हमारे पास किसकी, अल्नर नर्व की, ठीक है, उसमें हमारे पास C8 भी आता है, T1 भी आता है। इसी तरह T1 हमारे पास मीडियन नर्व की भी है, तो ये मीडियन नर्व या तो उसको मीडियन नर्व वाला हिस्सा ये डैमेज हो रहा है, या अल्नर नर्व वाला, जिसकी वजह से हैंड में क्या है, नमनेस हो रही है। C5 एंड C6 रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस आर डैमेज, द वीकनेस वुड रिजल्ट इन विच मसल है, तो इंफ्रास्पाइनेटस मसल को ये सप्लाई कर रहा होता है, C5 C6 रूट से निकल रहा होता है, ठीक है। इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुप्रास्पाइनेटस सप्लाइड बाय सुप्राक्लेविकुलर नर्व है, सुप्राक्लेविकुलर नर्व की रूट वैल्यू क्या है, C5 C6 है। उसके बाद हमारे पास है गर्ल है 11 ईयर का है, वाज रिफर टू एक्सरे डिपार्टमेंट फॉर एक्सरे ऑफ एल्बो जॉइंट है टू नो दी एज, सो एक्सरे विल बी। अच्छा, अब एज जाने के लिए वो कह रहा है 11 ईयर की है, लेकिन उसका एज हम लोग फिर भी जानना चाहते हैं, तो उसके एक्सरे करेंगे किस पार्ट का, ठीक है, एल्बो जॉइंट का तो कर रहे हैं कि, लेकिन किस पार्ट का, तो वो है लेटरल एपिकंडाइल का। अच्छा, यहाँ पर फिर क्या है, ये इस मैं आपको एक न्यूमेरिक बना के देता हूँ, CRM, इसको इस तरह से याद रखें, CRM फिर है टॉल, तो CRM क्या है, C से कैपिचुलम है, R से रेडियल हेड है, M से क्या है, मीडियल एपिकंडाइल है, CRM है। फिर टॉल है, टॉल में ट्रोक्लिया है, ओलिक्रोनोन है, और लेटरल एपिकंडाइल है। और क्या है, इस तरह ऑड नंबर है, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है। तो ये इनकी क्या है, ऑसिफिकेशन सेंटर, और ये क्या है, एज है, एज के हिसाब से। तो आप क्या 11 ईयर का है, तो इसका मतलब लेटरल एपिकंडाइल का हम उसके वो करेंगे, एक्सरे करेंगे। आफ्टर एन इंजरी टू अ शोल्डर, अच्छा, शोल्डर को इंजरी हुआ है, पर्सन हैज़ लॉस ऑफ सेंसेशन और लेटरल साइड ऑफ द आर्म, लेटरल साइड ऑफ द आर्म एंड ही कुड नॉट एबडक्ट, और वो एबडक्ट भी नहीं कर पा रहा अपने आर्म को। तो ये एक्सिलरी नर्व है जो कि डेल्टाइड मसल को सप्लाई करता है, जो कि एबडक्शन कर रहा था आर्म की।
और लेटरल सरफेस ऑफ आर्म को भी सप्लाई कर रहा था। A young patient with condylar fracture है and as a result last abduction and extension of thumb and index finger डैमेज टू विच नर्व। तो ये रेडियल नर्व है। हमेशा याद रखें कि जो फिंगर्स हैं उनकी एक्सटेंशन कौन करवा रहा होता है, रेडियल नर्व करवा रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा रिस्ट की भी एक्सटेंशन वही रेडियल नर्व करवाता है। तो जब भी रेडियल नर्व डैमेज होता है तो रिस्ट ड्रॉप होता है, जिसमें आर्म और रिस्ट क्या होता है, फ्लेक्स्ड पोजीशन में होता है। तो ये देखिए थंब इंडेक्स फिंगर की क्या है, एक्सटेंशन ख़त्म हो गई है, ठीक है, एक्सटेंशन नहीं हो पा रही, तो क्या है, रेडियल नर्व डैमेज हुआ है। और द अल्नर नर्व सप्लाई करता है किसको, मीडियल 1/3 ऑफ पामर एंड डार्सल ऑफ द हैंड, ठीक है। पामर एंड डार्सल ऑफ द हैंड है और मीडियल 1/3 को, मतलब वही लिटिल फिंगर है, रिंग फिंगर का क्या है, मीडियल हाफ है, ठीक है। तो इसको और उसके पामर सरफेस को और डार्सन सरफेस दोनों को अल्नर नर्व सप्लाई करता है। और अगर उसके अलावा जो लेटरल सरफेस रह गया, पामर सरफेस, ठीक है, जिसमें इंडेक्स आ गया, थंब आ गया और रिंग मिडल फिंगर आ गया और रिंग फिंगर का मीडियल पार्ट आ गया, इन सब को पामर सरफेस से कौन सप्लाई करता है, मीडियन नर्व। और फिर डार्सल सरफेस से थंब को, इंडेक्स फिंगर वगैरह को कौन सप्लाई करता है, रेडियल नर्व। तो ये इस तरह से आपने याद रखना है। व्हाट इज लास्ट इन कार्पल टनल सिंड्रोम है, लास्ट ऑफ सेंसेशन होता है लेटरल पाम के, क्योंकि मीडियन नर्व है ना। और मसल विच कीप स्केपुला अपोजिट टू द चेस्ट वाल है, ठीक है, जो स्केपुला को चेस्ट वाल के करीब रखता है वो सेराटस एंटीरियर होता है। और यही अगर डैमेज होता है, इसकी पैरालिसिस होती है या इसका जो नर्व है लॉन्ग थोरेसिक नर्व वो डैमेज होता है, तो फिर हम क्या कहते हैं, वो हो गया है, क्या नाम है, विंगिंग ऑफ स्केपुला, जिसमें स्केपुला दूर हट जाता है चेस्ट से, ठीक है, और आउटवर्ड होता है और बैकवर्ड होता है, तो उसको हम कहते हैं विंगिंग ऑफ स्केपुला। वो कब होता है, जब सेराटस एंटीरियर या इसका जो नर्व है, नर्व कौन सा है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, इसको हम लोगों ने याद रखा हुआ था किस चीज़ से, साल्ट से। सेराटस एंटीरियर को लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई करता है। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो जाए या फिर ये मसल पैरालाइज हो जाए, सेराटस एंटीरियर, इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, विंगिंग ऑफ स्केपुला होता है, स्केपुला चेस्ट वाल से दूर हट जाता है, क्योंकि ये मसल चेस्ट वाल के साथ स्केपुला को रख रहा था। इंजरी टू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ एल्बो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व विल बी, अच्छा, अल्बो के एक्सटर्नल सरफेस में, मतलब लेटरल सरफेस की बात कर रहा है, उसको इंजरी हुआ है, तो अब क्या होगा, रेडियल नर्व डैमेज होगा, क्योंकि वहाँ पर रेडियल नर्व ट्रैवल कर रहा होता है। डायरेक्ट ब्रांच ऑफ सब क्लीवियन आर्टरी टेकिंग पार्ट इन शोल्डर जॉइंट एनास्टोमोसिस है। तो डायरेक्ट ब्रांच है, ठीक है, शोल्डर सब क्लीवियन आर्टरी की, जो कि शोल्डर जॉइंट पे हेल्प कर रहा होता है, वो है डार्सल स्केपुलर आर्टरी है, ठीक है। मेन ब्रांच थायरो सर्वाइकल और डायरेक्ट ब्रांच है डार्सल स्केपुलर है। अब पेशेंट हैज फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। अब सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस में भी हमारे पास वही एक्सिलरी नर्व डैमेज होता है, ठीक है। Now he cannot raise his arm above his shoulder and also sensory loss on lateral surface of the arm. तो डेल्टा एड मसल, वो कह रहे हैं कौन सा मसल डैमेज हुआ है, डेल्टा एड मसल डैमेज हुआ है या इसका नर्व डैमेज हो रहा है, ठीक है। इसका मेनली इसका मसल डैमेज होता है सर्जिकल नेक में, क्योंकि वहाँ पर एक्सिलरी नर्व होता है। डेल्टा एड मसल एबडक्ट एंड लेटरली रोटेट आर, सो फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस एट सर्जिकल साइट डैमेज एक्सिलरी नर्व दैट पैरालाइजेस डेल्टा एड मसल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल काजेज एबडक्शन ऑफ आर्म अबव 90। अब 90 तक डेल्टा एड मसल कर रहा है, उससे ऊपर फिर कौन करता है, ट्रेपेजियस एंड सेराटस एंटीरियर है। तो क्या है, या तो हमारे पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व या फिर ट्रेपेजियस के लिए स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ये अगर डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से भी एबडक्शन नहीं होगी अबाउट 90 डिग्री। अब देखिए सुप्रास्पाइनेटस मसल प्राइम मूवर है अप टू 15 डिग्री तक। उसके बाद मिडल फाइबर्स ऑफ डेल्टा हेड वो अप टू 90 तक करते हैं। फिर ट्रेपेजियस ओवरहेड एबडक्शन, ठीक है, 90 से अबाउ। मूवमेंट एट रेडियो अल्नर जॉइंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मसल, प्रोनेटर एंड सुपाइनेटर करते हैं। रेडियो अल्नर जॉइंट है, ठीक है, जो कि हमारे पास प्रोनेटर एंड सुपाइनेटर करते हैं। अच्छा, फिर ये मसल के नाम लिखे हुए ये पढ़ लेना। उसके बाद पेशेंट हैड आस्क टू ग्रिप द कार्ड बिटवीन द टिप एंड द इंडेक्स फिंगर। अब टिप एंड इंडेक्स फिंगर, टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर है और थंब के दरमियान किसी चीज़ को पकड़ना, ये अपोजिशन है, समझे ना। तो मैंने आपको कहा था कि ये अपोजिशन कौन करवा रहा था, एंटीरियर इंट्राशियस नर्व, जो कि ब्रांच है हमारे पास मीडियन नर्व की। तो मीडियन नर्व डैमेज हुआ है या इंट्राशियस नर्व डैमेज हुआ है, ठीक है। इस वजह से कार्ड को जो इंडेक्स और थंब फिंगर के दरमियान नहीं पकड़ पा रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मीडियन नर्व इन अपर आर्म है। तो ये मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी इन क्यूबिटल फोसा में ये मीडियल होता है ब्रेकियल आर्टरी से, ठीक है, मीडियन नर्व है। और उसके बाद है स्ट्रक्चर क्रॉसिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। तो अल्नर नर्व जो है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के एबव है और मीडियन नर्व फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे है। इस वजह से फ्लेक्सर रेटिनाकुलम
अगर मोटा हो जाए, थिकन हो जाए, तो उसकी वजह से मीडियन नर्व कंप्रेस होता है और इसी वजह से कार्पल टनल हो रहा होता है ना, लेकिन अल्नर नर्व उसके बहुत से पास हो रहा होता है। ओनली मसल सप्लाइड बाय, ये रिस्ट के ऊपर होता है ना, फ्लेक्सर रेटिकुलम एक कार्ड होता है, इस तरह से रिस्ट को इसने सराउंड किया होता है। ओनली मसल सप्लाइड बाय सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, वो पामालिस ब्रेविस है, ठीक है। अल्नर नर्व का सुपरफिशियल ब्रांच उसको सप्लाई करता है। अब इसमें मसल्स का भी पूछते होते हैं ना कुछ चीज़ें वगैरह भी पूछते होते हैं ना, वो भी आपने कुछ याद रखने होते हैं ना, जो यहाँ पे दिए होंगे। द डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई ऑल एक्सेप्ट, अब रेडियल नर्व का जो डीप ब्रांच है वो सबको सप्लाई करता है सिवाय किसके, इंटराशियस मसल ऑफ हैंड, इनको कौन सप्लाई कर रहा था, अल्नर नर्व, ठीक है। बाकी डीप एक्सटेंसर, एक्सटेंसर को मैंने अभी भी आपको बताया, एक्सटेंसर्स को कौन सप्लाई करता है, यही रेडियल नर्व। लॉन्ग एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को भी रेडियल नर्व है, एल्बो जॉइंट को भी वही करता है, सुपेरेंटर मसल को भी वही करता है। फिर है पेक्टोरालिस माइनर इज इन फ्रंट ऑफ विच पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, अब ये रटे वाली चीज़ है, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो इस लेक्चर में इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। कुछ अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।